इस बुक्स पे नहीं हो रहा है? नहीं ठीक है, आपको एक काम करता हूँ, मेरा बुक्स आप ले लीजिए। यू कैन हैव दिस बुक बट आई डोंट हैव बुक, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। देखिए दिस कॉन्सेप्ट सेम है। बुक्स जब हम प्रॉब्लम करेंगे बुक से करेंगे, बट कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ विदाउट बुक्स। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज सेम। यू नीड नॉट रेफर द बुक्स व्हेन आई एम टॉकिंग द कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। सो सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज लेबर। लेबर हम लोग पढ़े थे? नहीं पढ़े थे ना? पढ़ेंगे। मटेरियल्स जैसे पढ़ा था, लेबर ऐसे है। मटेरियल्स और लेबर में क्या डिफरेंस है? एनी मेजर डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड लेबर? मटेरियल इज ए नॉन लिविंग आइटम, लेबर इज ए लिविंग आइटम। इसीलिए हमको लेबर मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। एक बैग चावल में इधर रख देगा, 3 दिन तक इधर ही रहेगा। एक आदमी को बोलेगा तुम 1 घंटा काम करो, मैं थोड़ा उधर जाने से वो गपशप करेगा। इट इज कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं? सो लेबर मैनेजमेंट जो है, इट इज ए बिग चैलेंज फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हाउ टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज का एक खासियत है कि एवरीबॉडी इज हैविंग सम पोटेंशियल टू वर्क, बट ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट फ्रॉम देम। तो कंपनीज अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स हाउ टू regulate the people and how to get the best out of them, so that labor cost per product will be less. हम लोग वही पढ़ेंगे, how to reduce the cost of labor or how to control the labor cost. That is our objective. So before that let us see what is the labor cost. labor cost क्या है? आपका किताब में भी है। what do you mean by labor cost? It is the cost incurred in relation to human resources. ठीक है? ह्यूमन, ओनली ह्यूमन लेबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट अबाउट एनी अदर थिंग्स। जो आदमी को हम यूज करते हैं काम पे, वो फोर्सेस का हम लोग यूज करते हैं। कुछ लिखा है? एनीथिंग यू आर अंडरलाइनिंग? व्हाट इज दैट? हाँ जी, मैं आपने लिखा है, देखिए आई हैव नॉट टोल्ड अबाउट दैट। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 डील्स विद लेबर। आपका देर आर 24 स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करता है। सो 7 इज फॉर लेबर। व्हेन यू से कॉस्ट अकाउंटिंग 7, इट टेल्स अबाउट व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स एंड मेजरमेंट ऑफ लेबर। ठीक है। सिमिलरली जैसे हम मटेरियल में पढ़े थे, लेबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज डायरेक्ट लेबर, वन इज इनडायरेक्ट लेबर। मैंने आपको ऑलरेडी कुछ क्लासेस में बताया था व्हाट इज डायरेक्ट लेबर एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। Indirect laborers are those who are not in production but helps in production. They helps to the people who do production. For example, यहाँ पे मान लीजिए प्लांट में वर्कर है, दे रन द मशीन which is producing. उनको एक सुपरवाइजर है, यहाँ पे सुपरवाइजर है। देन योर सिक्योरिटी गार्ड है, टी कॉफी देने वाला आदमी है, और हमारा अकाउंट्स, एचआर, एडमिन, ये सब बंदा है। दीज आर ऑल इनडायरेक्ट लेबर। दिस इज डायरेक्ट लेबर, दोज हु, जैसे दोज हु डायरेक्टली डू द प्रोडक्शन। वो लोग नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर फोर्स बढ़ाओ, दे आर डायरेक्टली, बट ये लोग इनडायरेक्टली दे आर सपोर्टिंग। ठीक है। दिस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। कॉन्सेप्ट क्लियर?
ये होने के बाद नाउ व्हाट इज आवर बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? सेम मटेरियल में जैसे बताया था, सेम पॉइंट्स। डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए एंगेज हुआ है, दे आर एंगेज फॉर हेल्पिंग देम। इन लोग को वैरीज आज प्रोडक्शन भारी, यहाँ पे इट इज फॉर ए पीरियड। जैसे हम सैलरी देते हैं, इसमें क्या देते हैं? जब आप वेजेस देखेंगे ना, इफ यू सी समवेयर रिटन वेजेस, वेजेस इज पेड टू द डायरेक्ट वर्कर्स, सो इट इज ए वेरिएबल कॉस्ट, इट इज वेरी इन लाइन विथ प्रोडक्शन, ठीक है। बट सैलरी मीन्स इट इज पर मंथ। जब आपको सैलरी पर मंथ मिलेगा, कंपनी आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया है कि यू विल गेट 20,000 रुपीज सैलरी पर मंथ, तो आपका जो सैलरी है पर मंथ का हिसाब से, इफ वो 4 दिन नहीं गया तो 4 दिन का सैलरी कटेगा, लेकिन कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे आपका कोई मतलब नहीं, ठीक है। so, यहाँ पे अगर बोलेगा सपोज आपको दिया जाएगा ₹10 पर ब्रिक्स, मान लीजिए आप ब्रिक्स बनाते हो 10 पर 100 ब्रिक्स, दैट मीन्स आप 100 ब्रिक्स करने से आपको 10 रुपया मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। सो दिस इज ए डायरेक्ट लेबर। आई कैन आइडेंटिफाई डायरेक्टली इन 1 ब्रिक व्हाट इज द लेबर कॉस्ट। बट यहाँ पे क्या है, आई एम गिविंग अकाउंट्स मैन समथिंग सैलरी, ये लोग को सब देते हैं, प्रोडक्शन का साथ कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज फॉर ए पीरियड, दिस इज फॉर ए प्रोडक्शन, दैट इज वही डिफरेंस है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट का यही डिफरेंस। हमेशा ये पीरियड का ऊपर ही देता है। सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ, पर मंथ, मंथ आ गया, यहाँ पे पर ब्रिक्स, यही डिफरेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यही टेस्ट करिए, यू विल नो व्हिच इज डायरेक्ट व्हिच इज इनडायरेक्ट, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नाउ हम लोग को क्या करना चाहिए? ए गुड कंपनी, व्हाट दे डू, हाउ डू दे मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज? पहले ह्यूमन, जैसे हम लोग इमेजिन करिए मटेरियल्स में हम लोग क्या करते थे, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। इंस्टेड ऑफ प्रोक्योरमेंट यहाँ पे क्या होगा? रिक्रूटमेंट। वी विल हायर पीपल। हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, जैसे हम गुड्स को खरीदते थे, वी बाय द गुड्स, बट आदमी का केसेस में वी कैनॉट बाय द पर्सन्स। कर सकता है, क्यों? बिकॉज दे आर सेपरेट एंटिटीज, वी कैन ओनली टेक देयर सर्विसेज। सो फॉर दैट वी डू रिक्रूटमेंट्स, और वी कैन कॉल इट हायरिंग। वी आर हायरिंग। अब देखा होगा, दिस कंपनी इज हायरिंग पर्सन्स, मीन्स यू कम गिव योर सर्विसेज, दैट्स व्हाट वी नीड फ्रॉम यू। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग कम्स, हाउ डू आई डू प्रोक्योरमेंट? बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट। मैं एक बजट बनाऊंगा, इतना प्लांट बैठाऊंगा, इतना लोग चाहिए, वो जो लोग चाहिए आई विल स्टार्ट दिस हायरिंग प्रोसेस। कंपनीज डू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कौन करता है? कंपनी का HR डिपार्टमेंट करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। जैसे यहाँ पे कौन करता था? मटेरियल्स डिपार्टमेंट। सेम ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, एवरी कंपनी हैव, they will do advertisement, they will see the educational requirements, qualifications, accordingly they will select good persons for their company. So what they do, they will see for skill, experience and qualifications, ये सारे चीज they will see among people, and they are basically they will see the requirement। जैसे कि मेरे को अनस्किल्ड आदमी चाहिए, आई शुड नॉट बाई ए वेरी PhD होल्डर, वो काम नहीं करेगा, है कि नहीं? सो मेरे को क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली आई विल फिट माई रिक्वायरमेंट्स एंड डू द रिक्रूटमेंट। दिस इज एवरी कंपनी डज दिस। आदमी रिक्रूट हो गया है, ठीक है। नाउ मेरा पास ये प्लांट है, आदमी रिक्रूट हो गया है, गेट में सब लोग आ जाएंगे। हाउ डू आई मैनेज देम?
हाउ डू आई कंट्रोल देम, मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई शुड गिव देम सम आई कार्ड्स, हु इज ऑथराइज्ड। सो यहाँ पे सिक्योरिटी उनको आई कार्ड दे के चेक करके छाड़ेगा। नाउ दे हैव टू बी, देयर टाइम हैज टू बी मॉनिटर्ड, कितना बजे आया कितना बजे गया। सो देयर विल बी सम डिपार्टमेंट कॉल टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग आजकल क्या होता है, आजकल बायोमेट्रिक्स लगाता है, तो यहाँ पे जाएंगे, देयर विल बी बायोमेट्रिक्स, अंगूठी लगाओ अंदर जाओ, जैसे आप अंगूठी लगाएंगे आपका टाइम रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। कभी कभी आई बॉल भी, रेटिना भी लेता है। हमारा यहाँ पे देखा, जैसे आएगा मेरा रजिस्टर्ड है, इट विल ऑटोमेटिकली कैप्चर द अटेंडेंस। सो इजी वे, विदाउट योर नॉलेज योर अटेंडेंस इज बीइंग कैप्चर्ड। आजकल सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या होता है, दे गो एंड लॉग इन टू द सिस्टम, सिस्टम में ही लॉग इन करना पड़ेगा, देन योर अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड। सो व्हाई वी डू द अटेंडेंस, अटेंडेंस क्यों जरूरी है? अटेंडेंस इसीलिए क्यों जरूरी है, व्हाई डू यू नीड अटेंडेंस? आप तो स्टूडेंट्स हो अभी, नाउ यू विल गो टू जॉब, वहाँ पे जाएंगे, जितना बजे मर्जी जाएंगे जितना बजे मर्जी आएंगे, आपका सैलरी कट हो जाएगा। डिसिप्लिन एंड फॉर सैलरी पर्पस। कुछ कुछ कंपनी में दिस अटेंडेंस इज डायरेक्टली लिंक टू सैलरी, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना है, आप बाद में नहीं बोलना है कि मेरा सैलरी क्यों कट गया। अब आया है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग सीधा कैंटीन में जाके चाय पिया और आधा घंटा गपशप कर लिया। इस रूम में आपका प्रेजेंस नहीं है, आपने कुछ काम भी नहीं किया है, वो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है। नो बडी विल आस्क यू, जब आप मंथ एंड में सैलरी देखेगा आपका सैलरी कम है, सब ऑटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आजकल। सो एवरीबडी हैज टू ये, लेकिन ट्रेडिशनली कन्वेंशनली दिस टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट वाज देयर नियर द गेट, दे वर टेकिंग द कार्ड्स, जैसे हम लोग कार्ड पंचिंग होता है या कुछ होता है, देयर जॉब इज टू मेंटेन द अटेंडेंस, लीव रिकॉर्ड्स, absence records, overtime records, सारे डिटेल दे कीप, दे सेंड टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट फॉर पर्पस ऑफ देयर सैलरी, ऑल्सो फॉर देयर कंपेरिजन ऑफ देयर प्रोडक्शन, बिकॉज कितना टाइम काम किया कितना आउटपुट हुआ, ये सारे चीज़ को ये टाइम कीपिंग का काम है। टाइम कीपिंग भी कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, व्हाट डू मीन बाय टाइम कीपिंग, उनका रोल क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टाइम कीपर्स, आपका बुक में है, होगा। टाइम कीपिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले जैसे जैसे मैंने पहला HR डिपार्टमेंट इज रिक्रूटिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गिव्स द डिटेल प्लान ऑफ प्रोडक्शन, टाइम कीपर कीप्स द थिंग्स, देन पेरोल डिपार्टमेंट गिव द सैलरी। पेरोल मीन्स कुछ कुछ कंपनी क्या करते हैं, ये टाइम कीपर का डाटा को पेरोल सेक्शन को दे देते हैं। Many companies do it outsourcing because they have to keep many persons, instead of many persons they keep to agency। ये हमारा रोल है, ये हमारा अटेंडेंस डिटेल्स है, आप सैलरी प्रोसेस करके ये आदमी को दे दीजिए। सो देयर इज ए पेरोल सेक्शन। ए पेरोल सेक्शन मीन्स दे मेक द पेमेंट टू द एम्प्लॉइज, सैलरी डिस्पर्समेंट, वेजेस डिस्पर्समेंट, so that they are separately working only for the disbursement of payments. How do they pay? Based on the attendance records given by timekeeper। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें हमारा रोल क्या है? आई एम कॉन्सर्न अबाउट कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है? ये तो हो गया सिस्टम पेमेंट्स। कॉस्ट अकाउंटेंट के पास ये इंफॉर्मेशन आता है, टाइम कीपिंग, पेरोल, सारे डिटेल आ जाता है। वी नो हाउ मच वेजेस इज पेड, डायरेक्ट लेबर आपका कॉस्ट शीट में आता है। सो आउट ऑफ दिस आई गेट डायरेक्ट लेबर, देन आई गॉट इनडायरेक्ट लेबर। ये कॉस्ट मिल गया कहाँ से? फ्रॉम दिस पेरोल सेक्शन। ठीक है, every month I will arrange what is my direct cost, what is my indirect cost. Direct cost will go to prime cost and ये जाएगा overhead,
बेस्ड ऑन फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जाएगा या आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वेयर द पर्सन इज प्लेस्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ इन ए नटसेल आई टोल्ड यू द एक्टिविटीज ऑफ रिकॉर्डिंग द सैलरी। जब हम सैलरी पेमेंट करते हैं उसको एक तो एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज कैन आस्क द डिटेल्स, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑल्सो गेट डिटेल्स टू पुट इन द कॉस्ट शीट्स। ये अभी तक हम लोग कंट्रोल में नहीं गया है, खाली रिकॉर्डिंग में गया है। कंट्रोलिंग में बाद में आएगा। आपका देयर में बी सम मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, आपका बुक में भी होगा, ये सब थ्योरी पढ़ लीजिए। पहले ज़माने में मेथड अलग था, पहले अटेंडेंस रजिस्टर था, धीरे धीरे अटेंडेंस रजिस्टर से जाके बायोमेट्रिक्स कार्ड हुआ है। आजकल सिस्टम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, एवरी कंपनी इज अडॉप्टिंग वेरी सिंपल वे ऑफ रिकॉर्डिंग टाइमिंग्स। आजकल तो आप अंदर में आ जाने से भी आपका टाइम रिकॉर्ड हो गया, नो नीड टू डू एनी थंब इम्प्रेशन और एनीथिंग। ये आप पढ़ लीजिए, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, नाउ व्हाट इज टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग मतलब आई एम कीपिंग द टाइम रिकॉर्ड्स ऑफ ए पर्सन। व्हाट इज टाइम बुकिंग? अब जैसे कॉस्ट सेंटर वाइज हम बुक करते हैं, देयर आर सो मेनी कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफ P1, P2, P3, S1, S2, S3। P1 आई एम टॉकिंग फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 1, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 2, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 3। S1 इज सर्विस कॉस्ट सेंटर 1। दीज आर गिविंग ओनली सर्विस, ये लोग सर्विस देते हैं, ये लोग प्रोडक्शन देते हैं। एक पर्सन एक्स, हिज नेम इज एक्स, ही मे बी वर्किंग इन डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्शंस। मान लीजिए उन्होंने एक महीने में 20 डेज काम किया है, यहाँ पे 1 दिन दिया, यहाँ पे 1 दिन दिया, यहाँ पे 3 दिन दिया है, 5 दिन दिया है, 7 दिन दिया, 8 दिन दिया। सो आई एम बुकिंग टाइम इन रेस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर्स। उसका जो 20 आवर्स 20 डेज है, आई एम बुकिंग इन डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स। सो दिस इज टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग इज रिकॉर्डिंग द टाइम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम बुकिंग एंड टाइम कीपिंग। आपका बुक में है कि नहीं पता नहीं, बट दीज आर द थिंग्स यू जस्ट रीड इट। ईच जॉब विल हैव ए टाइम कार्ड। मान लीजिए आई हैव ए जॉब, जब हम जॉब कॉस्टिंग पढ़ेंगे वी विल रीड इट इन डिटेल। इस जॉब में एक्स मान लीजिए 5 घंटा किया है, तो उसका 5 घंटे का सैलरी हम इस जॉब में डेबिट करेंगे। वाई मान लीजिए 10 घंटा किया है, सो वाई का 10 घंटा भी इधर हम ऐड करेंगे। सो एक जॉब में टोटल कितना हुआ वी कैन फाइंड आउट। सो जॉब वाइज ऑल्सो विल बुक द टाइम। दिस इज अबाउट। Next, a very important thing you will study is idle time, overtime। ये दोनों मटेरियल्स में बड़ा बड़ा चैलेंजेस है। आइडियल टाइम क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज आइडियल टाइम? लेबर आता है, उसको हम पेमेंट करते हैं, बट वो काम नहीं करता है। That is hours paid but not worked। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्लांट है, प्लांट में आदमी तो आ ही गया 8 बजे, ठीक है, ही हैज पंच्ड एट 8 o'clock, बट फैक्ट्री को जाते काम करते करते मान लीजिए 9 बजे काम किया है, 9 बजे से काम शुरू किया है, तो जो 1 आवर है दिस इज आइडियल टाइम। वो फैक्ट्री के अंदर घुस गया है,
he will be entitled for getting the salary. But because of some reason 1 hour is lost, I could not get the production from that person 1 hour. What may be the reason for idle time? There may be two types of reasons. One is avoidable, one is unavoidable. Avoidable means मान लीजिए वो 8 बजे एंट्री किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आएगा तो 10 मिनट लेता है. सो दिस 10 मिनट्स इज अनअवॉइडेबल. 10 मिनट का बाद ही वो काम कर सकता है. आते ही सडनली आप आएंगे, अंदर आ गया, हेलमेट निकला, चाबी डाला, इधर आके बैठा, फिर बोला हम थोड़ा टॉयलेट जाते हैं, ये सब चीज देना पड़ेगा मुझे टाइम. 10 मिनट हमने दे दिया है, बट उसका बाद आपको पढ़ना पड़ेगा. सो वो 10 मिनट जो है आई अलाउ एज ए नॉर्मल आइडल टाइम. वी कैन से दिस इज नॉर्मल होता है. बट जब आपने ज़्यादा आधा घंटा तक नहीं आया, वो गड़बड़ है कुछ. अब काम पढ़ने को मन नहीं है, घूम रहा है, कोई दोस्त का साथ फ़ोन कर रहा है, यहाँ में तो काम डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं. सो ये हो गया आपका अब नॉर्मल. इसको हम कम कर सकते हैं. जो नॉर्मल है उसको हम देना पड़ेगा. जैसे हमको कोई भी फैक्ट्री में 5 घंटा काम करने से आधा घंटा रेस्ट देना पड़ेगा. दैट इज एज पर फैक्ट्री एक्ट. सो वो आधा घंटा जो है इट इज़ नॉर्मल. बट जब भी आपका फैक्ट्री का मान लीजिए मशीन ब्रेकडाउन हो गया, ये नॉर्मल नहीं है. आपका मशीन मेंटेनेंस आपने ठीक से नहीं किया, इसीलिए ब्रेकडाउन हो गया, मेरा आइडल टाइम बढ़ गया है. इसको यू कैन नॉट, नॉर्मल थिंग्स वी विल लोड टू द कस्टमर्स, ये नॉर्मल है. बट एनी ऑफ योर abnormal efficiency, inefficiency, I cannot load to the customers. Customers will not pay for that. It will be going to your profit and loss account as loss. इसको सेपरेटली बुक करना पड़ेगा. नो कस्टमर विल पे फॉर योर इनएफिशिएंसी. ठीक है. तो यहाँ पे हम देर आर सो मेनी थिंग्स जो नॉर्मल है. आपका किताब में देख रहे, जैसे कि हम लोग का मशीन स्टार्टिंग टाइम मिनिमम, सेटअप टाइम, आदमी का बायोलॉजिकल ब्रेक, ऑल दोज थिंग्स देर आर सम स्टैंडर्ड थिंग्स. इसको हम लोग नॉर्मल आइडल टाइम बोलेंगे. बाकी जो इससे ज़्यादा है वो विल बी abnormal आइडल टाइम. नॉर्मल आइडल टाइम और abnormal आइडल टाइम दो टाइप का होता है. नॉर्मल आइडल टाइम इट इज़ द टाइम, आप लिख सकते हो, इट इज़ द टाइम which cannot be avoided or reduced in the normal course of business. ठीक है. It is the time which cannot be avoided or reduced in the normal course of business. मेन रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस बिटवीन द मेन गेट ऑफ द फैक्ट्री टू द प्लेस ऑफ देयर वर्क, टाइम लॉस्ट बिटवीन फिनिश ऑफ वन जॉब एंड स्टार्टिंग ऑफ अनदर जॉब, टाइम स्पेंड टू ओवरकम फैटिग्यू. आप देखिए, आप काम करके बोरिंग हो गया है, कंटिन्यूसली काम किया है, यू नीड ए रेस्ट. दैट रेस्ट इज नॉर्मल. वर्कर को हम कंटिन्यूसली काम नहीं करा पाएंगे, अदरवाइज उसका एफिशिएंसी खराब हो जाएगा, मेंटल बैलेंस खराब हो जाएगा, कल से वो नहीं आ पाएगा, बीमार पड़ जाएगा. इसलिए उसको जो हम गैप दिया है दैट इज ए नॉर्मल आइडल टाइम. सो दीज आर ऑल. एंड हाउ इट इज ट्रीटेड, इसको हम क्या करते हैं, हाउ डू यू ट्रीट, उसको हम कॉस्ट में एडजस्ट कर लेते हैं. उसका कोई कॉस्ट नहीं निकालते हैं. उसका क्या करते हैं, इट कैनॉट बी रिड्यूस्ड. सो वो जो टाइम है वो टाइम हम लेबर कॉस्ट में, जैसे कि आप देखिए मेरे पास 100 रुपया खर्चा हुआ है, 8 आवर्स मैंने काम किया है, तो 8 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 8 आवर 30 मिनट्स. नॉर्मली ऐड हो गया. बट यहाँ पे अगर जो 30 मिनट्स होगा वो 30 मिनट्स का हम अलग से निकाल देंगे
100 से 30 मिनट्स का कॉस्ट जितना होगा काट के हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेंगे इफ़ एनीथिंग बियॉन्ड नॉर्मल होता है। हम जब ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। ये भाई आइडियल टाइम समझ में आ रहा है, नॉर्मल एंड abnormal। नॉर्मल टाइम इज ओके, इट हैज़ टू बी गिवन, बट abnormal टाइम को हमने जो लॉस होगा उसको हम अलग कर लेंगे, इसको हम अलग नहीं करेंगे। जैसे मटेरियल में स्क्रैप नहीं बताया आपको, मटेरियल्स में भी सेम चीज हैपन इन मटेरियल्स। मान लीजिए मैं मटेरियल्स मेरा 100 kg इनपुट है, ठीक है। इन मटेरियल ऑल्सो देर आर नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड। मैं 100 को 100 आउटपुट नहीं मिलेगा, देर में भी सम एवापोरेशन, देर में भी सम स्पिलेज, हैंडलिंग लॉस, है कि नहीं। अब एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस को लेने से पाइप में भी कुछ लगेगा, कुछ वेस्ट होगा, व्हिच इज अनअवॉइडेबल, व्हिच इज नॉर्मल। तो मान लीजिए मेरा 5% इज नॉर्मल लॉस, 1000 रुपया सपोज। 5% अगर 500 kg गया, दैट मीन्स मैंने 95 kg का आउटपुट, कॉस्ट इज कितना 1000, कॉस्ट में कोई माइनस नहीं करेगा। सो पर केजी कितना निकलेगा 1000 डिवाइडेड बाई 95, दैट इज द कॉस्ट पर किलो आफ्टर टेकिंग दिस नॉर्मल लॉस, ठीक है। सपोज मेरा लॉस हो गया 10 किलो, इफ लॉस इज 10 किलो, लॉस नहीं करेगा, मैं 12 किलो करता हूँ, ठीक है। इसमें से नॉर्मल लॉस कितना है 5 किलो, मैं तो 5 किलो का अलाउंस करूँगा ना, 5 kg नॉर्मल लॉस। तो मेरा ये जो अबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 7 किलो। ये 7 किलो का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, मेरा नॉर्मल कॉस्ट शुड बी दिस, तो ये 7 है 1000 बाई 95 इंटू 7, ये जो अमाउंट हुआ दिस इज माई लॉस, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आज लॉस। इसको लॉस दिखाएगा, मैं कितना दिखाएगा दिस इंटू 7, ये अलग से लॉस है। मेरा लॉस तो नॉर्मल 5 kg होना था, सो दिस इज अबनॉर्मल लॉस। सिमिलरली ऑल्सो लेबर में आइडियल टाइम में सिमिलरली होता है। ये समझ में आया ना। आपको जब प्रोसेस कस्टिंग करेंगे ये सब चीज़ पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। अभी खाली जानिए नॉर्मल लॉस क्या है, अबनॉर्मल लॉस क्या है। नॉर्मल लॉस के लिए मैंने यहाँ पे कोई कॉस्ट माइनस नहीं किया है, बट यहाँ पे अगर मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1000 था, माइनस इसको अगर मारेंगे कितना निकलेगा 1000 बाई अराउंड 600 समथिंग आएगा, 690 अराउंड आएगा। ये 690 इज लॉस हम दिखाएगा। इस 7 यूनिट का 700 रुपया होना था, मैं 690 लिया है इधर, ठीक है। दिस इज माई लॉस। सो माई मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 मीन्स दिस इज द कॉस्ट ऑफ 88 आइटम्स। ये होगा 10 के ये 69 होगा, सॉरी 69 होगा ना, 69 रुपीज होगा। सो ये नॉट 60 931 विल बी 88 आइटम्स का ये होगा। सो कॉस्ट ऐसे ही होगा। हेलो, सो दिस इज, ये जैसे हमने निकालते हैं सिमिलरली आइडियल टाइम में भी, इन आइडियल टाइम ऑल्सो इफ इट इज नॉर्मल आइडियल टाइम ये एडजस्ट हो जाएगा इन द टोटल कॉस्ट। अगर अबनॉर्मल आइडियल टाइम तो उस अमाउंट को कॉस्ट निकाल के हम अलग से पोस्ट करेंगे, सो दैट माई नॉर्मल कॉस्ट विल बी रिस्टोर्ड ऑलवेज। हमेशा मेरा जो नॉर्मल कॉस्ट है हम वही दिखाएगा।
सो आइडियल टाइम जैसे हमने देखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर टाइम क्या है? हाँ, मेरे को 8 घंटा काम करना है. इफ आई हैव टू पुट माई वर्कर फॉर more number of hours, then I have to pay him some overtime. This is as per the again Factories Act, Minage Act. Everybody has to work only 8 hours. Normal working hours is 8 hours. आपको ओवर टाइम का भी रूल्स पढ़ेंगे, जब पढ़ा है क्या लॉ में, आप पढ़ेंगे अप टू 8 आवर्स नॉर्मल वेजेस, ठीक है. देन इफ इट इज बियॉन्ड 8 आवर्स, फर्स्ट आवर विल बी सिंगल ओटी. सपोज मान लीजिए 12 घंटा काम किया है, देन 1 आवर सिंगल ओटी एंड अनदर हाउ मनी आवर्स, 3 आवर्स, ये डबल द रेट मिलेगा. उसको डबल रेट में मिलेगा. जितना वेजेस सपोज मान लीजिए उसको पर आवर 100 रुपीज पर आवर, दैट मीन्स ये 8 घंटा के लिए कितना है, 800 रुपया मिलेगा. यहाँ पे 1 घंटा मिलेगा. ये 3 घंटा के लिए कितना मिलेगा, 100 इंटू 3 इंटू 2, 600 रुपया मिलेगा. आदमी के लिए खुश. इसीलिए मेनी पीपुल वांट टू डू मोर ओवर टाइम. क्यों? ज़्यादा पैसा मिलेगा. क्या करेंगे, नॉर्मल टाइम में टक 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 करेंगे. मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस. जब हमारा एक कैशियर था, पहले तो टाइपराइटर था, जानता है टाइपराइटर, टक 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 टक. तो वो क्या करेगा, कैश रूम में बैठ कर टक 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 मारेगा. कैश ऑफिसर जो है वो सुनेगा कि कुछ बहुत काम कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, खाली टक 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 मार रहा है. जैसे 4 बज जाएगा, बोलेगा सर इतना सारा भाउचर है पंचिंग करने के लिए, वो कंप्यूटर में पंच करना है और डेली की डेली कैश बुक करके जाना पड़ेगा. तो कैश ऑफिसर बोलेगा ठीक है तुम आज करके जाना है. वो काम 4 बजे ही शुरू करेगा. लोग ऐसे करते थे, बट आजकल सिस्टम चेंज हो गया है. बिना वाउचर एंट्री करके पेमेंट नहीं होता है. पहले क्या, पेमेंट कर दो बाद में एंट्री करेगा. तो मेनी पीपुल प्रिटेंड टू वर्क बट दे डू नॉट वर्क. दे वांट ओवर टाइम. दिस इज चैलेंज. मैनेजमेंट व्हाट दे वांट टू मेक इट जीरो. बिकॉज व्हाट हैपेंस, ओवर टाइम हम देते हैं, इट इज ए प्रॉब्लम. जैसे आप ओवर टाइम एक्स को देंगे, वाई बोलेगा हमको क्यों नहीं मिलेगा, फिर जेड बोलेगा हमको भी मिलेगा. सो एवरीबॉडी विल हैव ए रेस टू मेक ओवर टाइम. तब क्या होगा, यू विल बी नॉट हैविंग नो कंट्रोल. इसीलिए मैनेजमेंट का जो एम है, टू सी दैट देयर शुड नॉट बी एनी ओवर टाइम इन द कंपनी. आजकल जो नया नया सेटअप आता है, देयर आर नो वर्कमैन कैटेगरी. ऑफिसर्स को ओवर टाइम नहीं, 24 आवर्स यू हैव टू वर्क. सो मेक देम ऑफिसर. वो लोग 24 घंटा काम करेंगे. रात को 12 बजे फ़ोन करने से हाँ सर मैं आ रहा हूँ बोल के काम करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं. ठीक है. सो ये एक है चैलेंज है. लेकिन यू सी फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देयर आर सम टाइम ओवर टाइम इज इनएविटेबल. मान लीजिए यू आर ए सप्लाइंग हाउस, सडनली आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया है. ठीक है. व्हेन यू गॉट ए बिग ऑर्डर, आपका सडनली यू कैनॉट इंक्रीज द वर्कफोर्स. सडनली एक नया आदमी लेने से आपको बहुत कॉस्ट देना पड़ेगा. आप बोलेंगे भाई मेरे को इस तारीख का अंदर में ये पूरा कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, आप जितना टाइम करना है करो, मैं आपको पूरा फैसिलिटी देता हूँ, आप लेकिन करो, कंप्लीट करके ही जाना है. तो इन दैट केस, बिकॉज मेरे को एक एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है, मैं वो टाइम दे सकता है. ठीक है. व्हेन इट इज बेनिफिशियल टू मी. अदरवाइज इन नॉर्मल वर्किंग कभी भी ओवर टाइम में नहीं होना चाहिए. नॉर्मल वर्क नो ओवर टाइम. ओनली एक्सेप्शनल केसेस. एक्सेप्शनल क्या है, जैसे आपको सडनली फैक्ट्री वाज क्लोज्ड फॉर मेनी डेज, प्रोडक्ट ऑर्डर आ गया है, खोला है, आपको सब कंप्लेंट्स करना है, सबका कमिटमेंट पूरा करना है, देन आप करेंगे. लेकिन जैसे कि फैक्ट्री स्टॉप हुआ था,
वर्कर यूनियन ने 15 दिन वेस्ट कर दिया है, आपका 15 दिन टाइम गया है, यू हैव टू हाउ टू मेक अप, गिव ओवर टाइम। न्यू ऑर्डर, आपका न्यू ऑर्डर आ गया है, छोटा ऑर्डर है, 6 महीना में देना है, 6 महीने में अंदर आप आदमी रिक्रूट करेगा तो आपको टाइम लग जाएगा, जो एग्जिस्टिंग लोगों को आप दीजिए। कभी कभी हम लोग को देना पड़ता है टू हेल्प देम, वो बोलेगा सर मेरा घर में ऐसा दिक्कत है, ये है, मैं जितना काम देगा करेगा, मेरे को लेकिन थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए, हम तो ऐसे नहीं दे पाएंगे, ठीक है तुम कर दो, थोड़ा ओवर टाइम कर दो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वेरी पर्सनल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ओवर टाइम। ओवर टाइम हाउ डू यू बुक? सपोज नॉर्मल काम के लिए ओवर टाइम क्या है, इट इज अगेन गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए लॉस। नॉर्मल में नहीं करना है, अगर एडिशनल में करता है, मेरे को पता है मेरे को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिलेगा, आई कैन अफोर्ड टू पे सम इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मीन्स में नया ऑर्डर में तो कुछ बेनिफिट मिलेगा ना, वो बेनिफिट से हम थोड़ा बहुत ये लोग को मोटिवेशनल दे सकता है, थोड़ा थोड़ा ओवर टाइम हो सकता है। अगर किसी कंपनी में ओवर टाइम बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब क्या है, देयर आर मोर मैन पावर, है कि नहीं? नहीं डिमांड नहीं, इसका ये ही भी हो सकता है कि मेरे को 10 आदमी रखना था, मैंने 15 आदमी रखा है, लग्जरी है, तो कंपनी शुड थिंक कि ओवर टाइम में होना, सिचुएशन आना चाहिए 2-4 घंटा, लेकिन यहाँ मीन्स 5 आदमी का अगर मैं ज़्यादा हटा देता हूँ, ये 10 आदमी को मैं 2 घंटा ओवर टाइम देता हूँ, मेरा कॉस्ट सेविंग होगा, ये भी हो सकता है। सो कंपनी शुड ऑलवेज एनालाइज द यूटिलिटी ऑफ द वर्कर्स, एंड इसी से हमको ओवर टाइम कंट्रोल होता है। आपका ये ओवर टाइम भी आता है एग्जाम में, आइडियल टाइम, ओवर टाइम। देयर इज समथिंग कॉल्ड अंडर टाइम, एनी आइडिया व्हाट इज अंडर टाइम? अंडर टाइम क्या होता है? ये तो ओवर टाइम हो गया है, ये जनरली कंपनी में इट इज लाइक यू आर सपोज टू वर्क फॉर 8 आवर्स, आपने 2 घंटा पहले चला गया घर चला गया, तो मैं आपका सैलरी से 2 घंटा काटूंगा। कुछ कंपनी में इसमें भी ओवर टाइम जैसा रूल है, पनिशमेंट 2 घंटा का नहीं, 2 घंटा प्लस सम पनिशमेंट काटूंगा। सो दिस 2 आवर्स इज लॉस्ट ड्यू टू एम्प्लॉइज मिस्टेक, एम्प्लॉय ने गलत कर दिया, चला गया घर, ठीक है, तो उसको हमने अंडर टाइम उसका सैलरी से काट देते हैं। कभी कभी आप देखा होगा सैलरी से काट देता है, आप अपने जॉब नहीं किया, जब करेगा देखेगा, हाफ डे चला गया विदाउट एनी इंटीमेशन, लॉस ऑफ पे हो गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑन द टाइम। मीन्स ये पैसा आपको नहीं दिया जाएगा बिकॉज आपने काम नहीं किया, सिंपल, नो वर्क नो पे। तो ये ओवर टाइम कंट्रोल करना भी एक बड़ा बात है, इसको आपको देखना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर लेबर टर्नओवर। मटेरियल टर्नओवर हम पढ़े थे, सिमिलरली देयर इज लेबर टर्नओवर रेशियो भी निकालते हैं। ये क्या है लेबर टर्नओवर रेशियो? लेबर टर्नओवर क्या है? आइडिया जैसे मटेरियल टर्नओवर जैसा? इसमें क्या होता है, मान लीजिए माई लेबर फोर्स, इसमें आई विल टेक द नंबर, मेरा कंपनी में मान लीजिए 500 आदमी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन द ईयर इज 500, एवरेज एम्प्लॉई। तो मान लीजिए इसमें से लेफ्ट 30 छोड़ गया, सो आई विल से what is my labor turnover, means how many people have left in comparison to my total labor. This is one of the, so left 30, joint 10, ऐसे बहुत सारा है। सो लेबर टर्नओवर रेशियो जो है इसका डिफरेंट मेथड्स है। मटेरियल जैसे एक ही है, हम लोग कर दिया था क्या, कंज्यूम्ड बाय इन्वेंट्री,
यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मेरा लेबर फोर्स कितना है, उसका साथ कितना ज्वाइन किए, कितना छोड़े, कितना हम रिप्लेसमेंट लिए, कितना मर गए, वो सारे कैलकुलेट पैरामीटर्स हम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, देयर आर सो मेनी मेथड्स। लेबर टर्नओवर मेथड क्या है? बेसिकली 3 मेथड्स है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। आपका बुक्स में है लेबर टर्नओवर मेथड, देखिए होगा, आगे है, बहुत आगे है, सब पढ़ा दिया मैंने, खत्म हो गया, खाली पढ़ना है आपको, ये आ गया। ये क्या है? अच्छा, ये पेमेंट मेथड पेमेंट से पहले है कि बाद में है? हाँ, 160 मैं पहले पढ़ा दिया, ठीक है, पहले ये तो पढ़ लीजिए, बाद में हम लेबर पेमेंट पढ़ेंगे। लेबर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, 160 में खत्म हो रहा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना जल्दी हो जाता है इसमें तो बहुत। अच्छा ये देखो, ये सिंपल है इसलिए मैं पहले पढ़ा दिया, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आगे बहुत कुछ है, ऐसा मत सोचो, एटलीस्ट 1-2 क्लास तो करेगा। हाँ, आपका किताब में क्या क्या मेथड दिया है सुनिए, मैं जो बताया मीन्स इट इज द रिलेशनशिप ऑफ लेबर इन रिलेशन, लेबर फोर्स इन रिलेशन टू द सेपरेशंस और एडिशंस, और देयर आर अदर मेथड्स। सो बेसिक मेथड्स आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दे विल टेल यू देयर इज वन सेपरेशन मेथड, आपका किताब में है, क्या लिखा है सेपरेशन मेथड मीन्स? पढ़िए। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, divided by yes एवरेज, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है मतलब कंपनी से रिजाइन कर दिया या छोड़ दिया या रिटायर्ड हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गया, ही इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड इंटू 100, ठीक है, मैं 100 में करने से परसेंटेज निकलेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एवरेज कैसे निकलेगा, हाउ डू आई गेट एवरेज? जैसे हमने मटेरियल में क्या करते थे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, यहाँ पे क्या करेंगे, साल का बिगिनिंग में कितने थे, साल का अंत में कितना है, दोनों को मिला के 2 में डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर सिंपल फॉर्मूला है, कितना आदमी चला गया कंपनी से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100, दिस गिव्स ए परसेंटेज। 100 करने से मान लीजिए अदरवाइज सपोज 30 लेफ्ट and 1000 is my total average, so what will be my ratio or percentage? 30 by 1000 into 100 कितना हो गया, 3%। so I can say 3% of people have left the, यहाँ पे एवरेज दे दिया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, साल का बिगिनिंग ये में बनाने के लिए, साल का बिगिनिंग में सपोज 800 था, एंड में 1200 हुआ, तो 800 प्लस 1200 बाई 2 1000
ठीक है। सो इन सेपरेशन मेथड इज सबसे सिंपल है, कैलकुलेट कर पाएगा। मैं इसीलिए सवाल सिंपल पढ़ा दिया तुमको, सो दैट दिमाग में ज़्यादा लोड ना हो। अच्छा, ये हो गया सेपरेशन मेथड। आपको आएगा यू कैलकुलेट लेबर टर्नओवर इन सेपरेशन मेथड। व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड? एडिशंस मेथड मीन्स क्या है? जस्ट थिंक, कितना आदमी ऐड हुए कंपनी में, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे सेपरेशन काट के एडिशन लिखिए, ये हो गया एडिशन मेथड, ठीक है। देयर विल बी अनदर मेथड कॉल्ड रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेस हुआ मीन्स वो गया उसी जगह में आया है। जैसे मैंने देखे, मान लिया 30 लेफ्ट, 50 एडिशंस। ये जो 50 हुआ है, मान लीजिए 20 इज फॉर रिप्लेसमेंट। आउट ऑफ 50 20 इज फॉर रिप्लेसमेंट। सो मैं क्या करेगा, ये 20 को ले लेगा, 20/1000 इंटू 100, ठीक है। जैसे आपका टर्म आएगा, आप ऐसे ही आप लोग को ये दिमाग में आ जाएगा। आपने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा सेपरेशन, एडिशंस, देन रिप्लेसमेंट। ये तीनों का फॉर्मूला, जैसे सेपरेशन का क्या होगा, नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू 100। ये हो गया नंबर ऑफ एडिशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू 100। ये हो गया नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू 100। बट देर आर सम अदर मेथड्स, है कि नहीं? क्या है? फ्लेक्स मेथड। फ्लेक्स मेथड इज थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेथड्स। इसमें क्या होता है, इसमें रिप्लेस प्लस सेपरेटेड दोनों को ऐड करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड। दिस इज ए फ्लेक्स ऑफ ये 1 और 3, 1 और 3 को ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज separated during the year plus number of employees replaced। एडिशन। आपको बुक में एडिशन सेपरेशन दिया है। हाँ, ये आपको बुक्स में मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में, उसी से हिसाब में कर सकते हो। क्या लिखा है देखिए, एडिशंस प्लस सेपरेशंस। यस, मेरा बुक्स में रिप्लेसमेंट दिया है। वो भी दोनों तरीके से कर सकता है। सो फ्लक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये दोनों भी हो सकता है, 1 और 3 भी हो सकता है। तो फ्लक्स आने से थोड़ा कंफ्यूजन मत होइए, कुछ भी कर दीजिए, दोनों भी कर दीजिए। इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, 2 आंसर में निकल सकता है। बिकॉज कंपनीज अडॉप्ट दिस। वो बोलेगा कंपनी हैज ए पॉलिसी टू डू फ्लक्स बाय टेकिंग सुपरएनुएशन एंड रिप्लेसमेंट, सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट। तो आपको मिल गया, वो दे देगा आपको। कुछ भी नहीं दिया है तो बुक्स में जो दिया है वही करिए। आपका रेफरेंस बोलता है एडिशन प्लस सेपरेशन, सिंपल एडिशन प्लस सेपरेशन कर दीजिए। बट
दूसरा ऑथर से समथिंग डिफरेंटली, दोनों कर सकते हो, इसमें कोई मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दिस इज दैट इज वाई इट इज ए कॉम्बिनेशन, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फ्लक्स मेथड। और कुछ दिया है? इतना दिया है ना। देर इज अनदर मेथड, एक्सेशंस मेथड है, आप लिख लीजिए, ये भी आ सकता है कभी कभी। एक्सेशंस मेथड, इसमें क्या होता है ना, हाउ मेनी पीपुल आर कमिंग टू द कंपनी, इट कैन बी कम इन, दिस इज रिप्लेसमेंट प्लस न्यू एडिशंस डिवाइडेड बाय एवरेज, नीचे वाला कभी चेंज नहीं होता है, जो चेंज होगा ऊपर वाला, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर। ये भी कंपनी करता है टू सी देयर ग्रोथ, कितना हमने रिप्लेसमेंट किया एंड व्हाट इज द न्यू एडिशंस इनटू 100। अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक कंपनी का लेबर टर्नओवर रेशियो इज 5%, ए का, बी का 3%, सी का 10%, तीन कंपनी का हमने दिया है, व्हिच इज बेटर? बी, वाई? मतलब कम लोग छोड़ के जाते हैं। हाँ देखिए ये अच्छा चीज है, इफ ए कंपनी इज मेंटेनिंग ए लो टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो मीन्स कंपनी में लोग खुश है, लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा कंपनी शुड ट्राई टू रिटेन द पीपल, बिकॉज आप देखिए एक आदमी को हमने रिक्रूट किया है, रिक्रूट करने के बाद हमने ट्रेनिंग दिया है, हमने उनसे बहुत सारा पैसा लगाया है उनको ट्रेन करने में, ये लोग अगर चला जाएंगे फिर से हमको रिक्रूटमेंट शुरू से करना पड़ेगा और हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए कंपनी गिव्स सो मेनी इंसेंटिव्स टू पीपल, भाई आप छोड़ के मत जाइए, हम आपका देखभाल करेंगे, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ है, कंपनी ट्राई टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर रेशियो, उसके लिए कंपनी क्या क्या करना चाहिए? why people should leave, why people leave, क्यों छोड़ के जाएंगे? देखिए जैसे ऑयल इंडिया कंपनी में जो आता है छोड़ के नहीं जाता है, बिकॉज दे आर वेल पेड, है कि नहीं, उनको सारे सुविधाएं मिलता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से बिना काम में भी सैलरी मिल जाता है इसलिए कोई छोड़ के नहीं जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप काम करेंगे, बैंक में जाके देखो 25,000 रुपया देगा, बोलेगा आपको मंथली टारगेट इतना है, रात को 10 बजे तक करने से भी टारगेट फुल अप नहीं होगा, तो 6 महीने के बाद आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आप छोड़ के जाएगा। सो क्या होता है, मेनी कंपनी, देखिए देयर इज ए कॉल्ड स्कूल डीपीएस, हम जहाँ पे पढ़ा रहा है, यहाँ पे कोई छोड़ के नहीं जाता है टीचर। इससे क्या होता है, स्कूल का बिल बढ़ता है, हर साल इंक्रीमेंट, हर साल डीए, एक एक टीचर का दाम सैलरी 1.5 लाख 2 लाख हो जाता है, तो ये कंपनी के लिए भी बर्डन हो जाता है। सो हमेशा लो टर्नओवर इज ऑल्सो नॉट गुड, लोग कुछ छोड़ के जाना चाहिए। आप ऐसा पॉलिसी बनाइए जिसमें से कुछ कुछ लोग छोड़ के जाने से बाध्य है। अगर मेरा एक टीचर को सैलरी में देता हूँ 1 लाख रुपया, ठीक है, वो अगर चला जाएगा 25,000 रुपये में फिर एक नया साल टीचर लेगा, मैं वो उससे बेटर पढ़ाएगा, स्कूल के लिए 75,000 सेविंग हुआ कि नहीं। सो यू शुड ऑल्सो, कभी कभी प्राइवेट कंपनी में दे डोंट वांट यू टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा उनको टारगेट दे देंगे कि आप छोड़ के जाएंगे, यही है। दे डोंट वांट टू पे मनी बिकॉज दे आर पैकेज इतना है, आप जाओ दूसरा कोई बंदा 3-4 साल करेगा, इफ यू डोंट वांट टू गो यू स्टे विद दिस सैलरी।
सैलरी नहीं बढ़ेगा। बट पीएसयू में, गवर्नमेंट में ये सब क्या है, सैलरी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, आदमी लोग और खर्चा करते हैं, लेकिन आउटपुट क्या है, आउटपुट अगर नहीं बढ़ता है तो आपको सैलरी देके कोई मतलब नहीं। सो दिस आर थिंग्स, देर आर सो मेनी रीजन्स। लेबर टर्नओवर का रीजन्स भी आपको क्वेश्चन में आएगा, व्हाट आर द कॉजेस फॉर लेबर टर्नओवर, है बुक में है, क्यों होता है। पर्सनल रीजन्स क्या है, कुछ आदमी बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए छोड़ के जाते हैं, जैसे हमने लड़की लोग को रखते हैं, वो शादी होने से छोड़ के चला जाते हैं, उनका ससुराल दूर जगह में है, वो अलाउ नहीं करते हैं, है कि नहीं, ये भी फैक्ट है। मैंने प्राइवेट सेक्टर में दे लीव द जॉब, पीएसयू में इधर होने से इधर आके रह जाएंगे, हस्बैंड भी इधर रह जाएगा आके। सो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, मैंने जैसे बोला अभी, दीज आर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। एंड वर्क एनवायरनमेंट में उनको अगर डिसकंटेनमेंट होता है, दीज आर ऑल, वही किताब में नहीं तो मेरे को सुन लीजिए, है कि नहीं, होगा तो है। पहला पॉइंट था चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट, आपका किताब में है, क्या है रीजन्स फॉर, नहीं ये तो आपका ठीक है, ये सब दिया है, ये सब डिटेल में दिया है, आप पढ़ लेंगे हो जाएगा। वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं है, बहुत सारा रीजन है, मैंने उसको शॉर्टली बताया है। इफ यू सी आपका किताब में जो दिया है, आई हैव टोल्ड सम पर्सनल रीजन्स, एक आदमी अपना पर्सनल रीजन से, पर्सनल रीजन मैं समराइज कर दिया, देयर आर मे बी 3 रीजन्स, एक है पर्सनल रीजन, देन यू कैन से अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। पर्सनल रीजन्स में एक आदमी डिसाइड करता है कि मेरे को छोड़ के जाना है, ही गेट्स ए बेटर जॉब, उसका फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है एंड वो यहाँ पे सेट नहीं हो पाया, दीज आर ऑल पर्सनल रीजन्स, सो ही विल लीव। बाकी कुछ केसेस में कंपनी का साइड से अनअवॉइडेबल हो जाता है, बिकॉज आवर पैकेज इज स्मॉल, जिससे हम लोग ट्रेनिंग लोग को जॉब नहीं मिलता है, पहले आएंगे 2-3 साल काम करेंगे, जब उनको जॉब मिलेगा वो चला जाएंगे, बिकॉज मैं 10,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा, उनको पता है 10,000 रुपया में समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। सो देर आर सम अवॉइडेबल रीजन्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उनको रिटेन कर सकते थे बिकॉज ऑफ आवर लैकिंग। जैसे मैंने अच्छा पर्क्स नहीं दिया, कंपनी ऑयल इंडिया क्यों रखा पाता है, कंपनी गिव्स यू बेटर एजुकेशन टू योर किड्स, हॉस्पिटल है, कैंटीन है, मेडिकल फैसिलिटी है, इंश्योरेंस है, आपको अगर एम्प्लॉय मर जाएगा तो उनका घर वालों को 60 लाख रुपये मिलेगा, तो क्यों छोड़ के जाएगा, रिटायर्ड होगा तो लाखों रुपया पेंशन मिलेगा। तो दीज आर द स्कीम्स जो कंपनी यूज करता है, दे कैन अवॉइड द लेबर टर्नओवर। अच्छा कंपनी कभी नहीं चाहता है तुम छोड़ के जाओ, बिकॉज कितना 2 साल 3 साल लग जाता है एक आदमी को रिक्रूट करने में, ठीक है। सो देर आर सम अवॉइडेबल रीजन्स, जैसे कि डिससेटिस्फेक्शन विद जॉब, रेम्यूनरेशन, आवर्स ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशंस, स्ट्रेन रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट, ये सब अवॉइड कर सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ, दीज ऑल थिंग्स कैन बी अवॉइडेड। सुपरवाइजर्स और फेलो कॉलीग्स, सपोज यू आर इन ए शिफ्ट, लेडीज लोग को आजकल शिफ्ट में भी काम करने को मिलता है, बट आपका सुपरवाइजर टेढ़ा है, हमेशा गाली देता है, इसीलिए लोग छोड़ के चला जाते हैं। तो ये सब चीज़ अवॉइडेबल है। इफ सी इज गुड यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू, चलो मैं जॉब नहीं ढूंढता हूँ। लो वेजेस, लो रिक्रिएशनल एंड मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीज़ मैंने बता दिया ऑलरेडी। दीज आर ऑल द थिंग्स, आप पढ़ लीजिए एक बार, ये सब पढ़ने से इंटरेस्टिंग है, आपको भी लगेगा कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द अम्यूनिटी सो दैट आवर वर्कर्स विल बी हैप्पी एंड दे कंटिन्यू टू गिव देयर बेस्ट। अगर वर्कर खुश रहेगा वो अच्छा आउटपुट देगा, वो भी है। अगर हमेशा टेंशन में रहेगा, खाना नहीं, मान लीजिए कैंटीन फैसिलिटी नहीं है और घर से खाना नहीं लाया है, भूख लग रहा है, काम कैसे करेगा,
बाहर जाएगा तो 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। दैट इज वाई कंपनी प्रोवाइड्स कैंटीन इन द प्रेमिसेस, जाओ खाना खा के आओ। बहुत सारा कंपनी में रिक्रिएशन फैसिलिटीज है, आपको बोर लगने से टीटी बोर्ड है, जाके थोड़ा टीटी खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, थोड़ा चेस खेलिए, कैरम खेलिए, फिर आके काम करिए। देयर इज नो लिमिटेशन। ऐसा जगह में काम करने को मज़ा आता है। पिज़्ज़ा खाइए, वहाँ पे एक साइड में पिज़्ज़ा मिलता है कि नहीं? खाता है कि नहीं? पिज़्ज़ा खाता है ना? नहीं खाता है? खाना चाहिए कभी कभी। सो दीज आर ऑल, मतलब आप लोग को इंसेंटिव है। ऑफिस में लेट में बैठने से रोल आ जाता है। कुछ लोग ऑफिस में रोल खा के घर जाते हैं, बैठते हैं, जैसे रोल आता है खा के घर जाते हैं। हम्म। हम्म हम्म, हाँ हाँ, ऑफिस का अंदर होता है। हाँ, तो मतलब दे कीप यू एंगेज। चलो, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी मेटिकुलसली। बैंगलोर में थे ना, ऑल साउथ वेस्ट कंपनीज दे आर वेरी गुड इन गिविंग स्नैक्स एंड टिफिन्स। मैं भी बैंगलोर में पहले था, तो पीएसयू में था ऑफ कोर्स, बट वेरी मेटिकुलस। यहाँ पे तो आपको हर सेक्शन में पेंट्री है, ऐसा नहीं है। दे कंपनी का एक सेंट्रलाइज रहता है, उससे सबको देता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो बॉस को देगा, ऐसा नहीं है। कैंटीन में आप देखेंगे 500 लोग खा रहा है, वेरी हाइजीन फूड। क्या हंस रहा है? सीए में पास करो, तुमको भी मिलेगा ऐसा चांस। अभी हमारा एक लड़की है ना, यहाँ पर देखा कि नहीं फोटो उसका, बीएल में काम कर रही है। उसको पूछो, माकूम घर है उसका, वो बोलता है सर बढ़िया कैंटीन है, साउथ का सब अच्छा है ना, सिस्टमेटिक है, वेरी सिस्टमेटिक है। आप यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो लोग काम नहीं करते हैं। कैंटीन गंदा दिखता है, कैंटीन मीन्स इट लुक्स लाइक वेरी, मतलब एक होटल से भी 5 स्टार होटल जैसा दिखेगा। ऑल कंपनीज दे से अगर हम आदमी को ठीक से नहीं खिलाएगा, कोई अगर हम घूमने जाते हैं ना, हमको कैंटीन में खिलाते हैं, दे डोंट टेक टू होटल्स। कैंटीन देख के हमको खुशी लगता है, चलो कितना अच्छा लगता है, चारों सब लोग बैठ के कैंटीन में खाने से ये फायदा है, आधा घंटा आप बैठ के खा रहे हो ना, उसी टाइम बहुत सारा डिस्कशन हो जाता है। जैसे आप ऑफिस का टाइम में आप काम में बिजी है, वो खाते खाते आप बहुत सारा अच्छा चीज डिस्कस कर लेते हैं। सो कैंटीन इज वेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और यहाँ पे सब कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं। आधा घंटा 1 घंटा फुल हो जाएगा, फिर खाली, फिर काम पे चला जाए, ये पूरा मैकेनिकल होता है। तो दीज आर ऑल बेनिफिट्स। डेफिनेटली देयर इज कंपटीशन। अगर आप देखिए, आप भी छोड़ के आ गए, अगर नहीं तो भारत मोटर्स, टाटा मोटर्स, नहीं तो दे विल गो टू मारुति, दे विल गो टू अदर कंपनीज। सो देयर इज ए कंपटीशन। हर प्राइवेट इंडस्ट्री जितना भी कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी है, इफ यू विजिट देयर कंपनी एनी चांस, यू विल सी हाउ दे फंक्शन। मेरा 8th कंपनी, हाँ, लास्ट कंपनी। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, आपको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट वेज पेमेंट, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे वेज कैसे पेमेंट करते हैं, ठीक है? देन चलिए, आज बहुत गपशप हो गया।